नमस्कार, मैं हाजिर हूं आज के मुद्दे के साथ, यानी देश के मुद्दे के साथ। वो मुद्दा जो दिन भर सुर्खियों में रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की। पिछले 2 दिन से संभल जिला आग में सुलग रहा है। दरअसल रविवार को सुबह सवेरे जामा मस्जिद का सर्वे करने टीम पहुंची, जिसके बाद आसपास के इलाकों में कुछ बाहरी लोग आ गए और इस दौरान पुलिस प्रशासन पर पथराव करने लगे। मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस को रबड़ की गोलियां दागनी पड़ गई। भारी बवाल के बीच 4 लोगों की जानें चली गई। भारी बवाल होता देख प्रशासन को दूसरे जिले से फोर्स तक बुलानी पड़ी। घंटों मशक्कत के बाद भले ही हालात पर काबू पा लिया गया हो, लेकिन इस दौरान सूबे का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। सियासतदानों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सपा कांग्रेस योगी सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आई, तो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी इस मसले पर सपा पर गंभीर आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि उपचुनाव में करारी हार के बाद संभल हिंसा की किसी दल की साजिश तो नहीं, क्योंकि 19 नवंबर को इसी जामा मस्जिद के पहले चरण में जब सर्वे हुआ था तो सब कुछ ठीक ठाक था, शांत था। लेकिन उपचुनाव के नतीजों के ठीक बाद जब दोबारा सर्वे कराया जा रहा था तो इसने हिंसा का रूप ले लिया। सवाल पुलिस की कारकर्दगी पर भी उठाए जा रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे पूरे 1 घंटे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद रहेंगे सपा से रोहित कुमार, और हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद है विनय हिंदू, आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के जो नेता शहजाद अली। शहजाद, आपका भी बहुत स्वागत है। इस पूरे मुद्दे पर लगातार हम बने रहेंगे 1 घंटे, और देश न्यूज देश की आवाज आप तक पहुंचाता रहेगा और ये पड़ताल करता रहेगा और इस समाधान पे पहुंचेगा कि आखिर हिंसा हुई कैसी, और संभल में सब कुछ संभल के चल रहा था, अचानक ये सब कैसे फिसल गया और 4 लोगों की वहां पर मौत हो गई। आइए पहले देखते हैं रिपोर्ट। संभल में संग्राम, 4 लोगों की गई जान। सर्वे पर उठाए सवाल, भीड़ ने किया बवाल। संभल की गलियां पत्थरों से पटी है। ये तस्वीरें गवाह है दिन भर के हुए बवाल की, साजिश की, जवाबी कार्रवाई की। संभल में रविवार सुबह तक कुछ शांत था। शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर सुबह सवेरे पहुंची टीम अपना काम कर रही थी कि पत्थरबाजी शुरू होने लगी। रविवार को जामा मस्जिद का सर्वे पूरा होने वाला था। 19 नवंबर को इसका पहला दौरा पूरा हुआ था और कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन रविवार को सर्वे फिर से शुरू हुआ तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। जल्द आसपास के जिलों से फोर्स को बुला लिया गया। भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। आखिरकार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद हालात काबू नहीं हुआ। हालात इस कदर बेकाबू हुआ कि संभल के एसपी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले और फायरिंग करनी पड़ी। संभल बवाल में 4 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पुलिस ने बवाल के उपद्रवियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है, और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है। लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई, और
मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। इधर बवाल हुआ तो सूबे का सियासी पारा भी हाई हो गया। उपचुनाव के अगले दिन इस बवाल से विरोधी दलों को सरकार पर हमला बोलने का एक मौका मिल गया। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए। मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था। संभल की घटना पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी और योगी राज में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और हिंदू मुस्लिम करके देश को जिस तरीके की बांटने की तैयारी है, बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल संभल की गलियों में शांति दिख रही है, लेकिन इस शांति की कीमत कई जान देकर चुकानी पड़ी। वैसे आरोप प्रत्यारोप के बीच 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर अब देश न्यूज आपके सामने रखता है वो सवाल जो बार बार कचोटते हैं। संभल हिंसा पर पहला सवाल, उपद्रवियों पर जो है किस तरीके की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 312 बोर की गोली लगने से मौत की वजह बताई जा रही है और पुलिस बल इस तरह के हथियार इस्तेमाल नहीं करता है। लोगों की मौतों का आखिरकार किस वजह से हुई, एक ये बड़ा सवाल है। और अगला सवाल ये कि भीड़ पर यह सवाल कि किसने इन लोगों को वहां जमा होने की इजाजत दी जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई। सवाल तो यह भी बड़ा है कि अगर दंगा की साजिश रची गई तो पुलिस बल क्या कर रहा था, पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था और क्या पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया। ये तमाम वो सवाल हैं जो रह करके जहनों में कौंधते हैं और बहुत सारे नए और पुराने ख्याल पैदा करते हैं, जिसकी वजह से संभल का जो ठीक ठाक माहौल था वहां पर इस तरीके का बवाल कटा और 4 लोगों की जो है वो जानें चली गई। माहौल बिगड़ा हुआ है, हालांकि बहुत सारी चीजें अपनी जगह पर पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया है, बयानों का जो है दौर शुरू हो गया। इस पूरे गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो भी मेहमान जुड़े हैं और बाकी तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए मैं सबसे पहले चलता हूं और बात करता हूं बीजेपी के नेता से जो कि शहजाद अली है मेरे साथ। शहजाद, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आप उसी कम्युनिटी से भी आते हैं और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उस पार्टी से भी आते हैं। क्या इसको हम सियासी चश्मे से देखें या सिर्फ वारदात अचानक हो गई और इस तरीके से बलवा हो गया? नहीं, देखिए, जो आपने कहा है मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझने वाली ये बात है जो हमारे देश के वजीर आजम हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो तो बात करते हैं विश्व गुरु की, वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। कहीं ना कहीं तो ये कौन लोग हैं जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं? ये कहां से आए हैं ये लोग? जैसे ये वकील साहब हैं, जो जैन साहब हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या इनका ये काम है? इनका काम तो देश के अंदर न्याय की लड़ाई लड़ना है। इनको यही काम मिला है कि कोर्ट के अंदर जाए और पिटीशन दाखिल करे, पीआईएल लगाए, कोई जनता के हित के लिए पीआईएल लगाते। इनको सिर्फ यही काम मिला है कि जाए मस्जिद के अंदर मंदिर को वहां पे तलाशे, जो 400 साल पुरानी मस्जिद है,
मतलब 500 साल पुरानी मस्जिद है, वहां पे इन्होंने पिटीशन दाखिल करके और ये दावा किया है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। तो ये कितनी बेहुदा बात है जो इन्होंने एक माहौल वहां खराब किया है। कहीं ना कहीं जो साजिश का सबसे बड़ा जो रूप है वो ये वकील साहब हैं जिन्होंने इस विवाद को पैदा किया है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि पहली बार जो सर्वे हुआ है वो अमन के साथ हुआ है, एकदम शांति के साथ हुआ है। और वहां की जो कमेटी है, मस्जिद की जो कमेटी है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, पूरा साथ दिया है। उसके बाद क्या जरूरत थी दोबारा सर्वे की? क्या जरूरत थी वहां दोबारा इस तरह से एक माहौल बिगाड़ने की, नारेबाजी करने की? कहीं ना कहीं इन्होंने ये साजिशन किया है और इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे ये लगता है देश इनको पड़ताल कर रहा है कि आखिर इनके पूरे मामले के पीछे असल वजह क्या है। मैं लौटूंगा आपके पास, समय मेरे पास, वापस आपको समय दूंगा बात करने का। बाकी जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनके पास लौटता हूं। रोहित कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या कहेंगे, किस तरीके की चीजें हो रही हैं, कितना आप समर्थन करते हैं शहजाद अली के इस बयान का कि माहौल बाकायदा बिगाड़ा गया? पहले सर्वे जो हुआ था वो ठीक ठाक हुआ था, दूसरे सर्वे के दौरान ऐसा क्या हो गया कि गोली चलानी पड़ी और 4 लोगों को, युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया? रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा रोहित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आ रहा हूं और मेहताब उस्मानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और इस पूरे मुद्दे पर गंभीर नजर बनाए हुए। मेहताब, क्या कहेंगे, इस पूरे मुद्दे को आप लगातार देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, क्या लगता है पहली चूक, पहली गलती कहां पर हुई? देखिए, ये गलती नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश थी। इसे गलती नहीं कहोगे आप, ये सरकार की एक सोची समझी साजिश थी। एक बार जब सर्वे हो चुका, कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो देश में हर कोई किसी पे PIL डालेगा और सर्वे करा लेगा। 1 लाख मस्जिदें हैं, लाखों के हिसाब से मंदिर है, क्या सब पे PIL डाल के आप जांच कराओगे? सबके सर्वे कराओगे आप? क्या हम ये मुस्लिम समाज को सिर्फ यही काम रह गया कि अब आए दिन सर्वे कराते हैं मस्जिदों के, और कोई काम नहीं है? ये सरकार की मिली जुली उससे होता है काम, ये साजिश नहीं, ये इसके एक बड़ा प्रायोजित करके एक वो बनाया गया था प्लान, और उसको दंगे के रूप में भी ढालने का काम पुलिस के साथ। आप मुझे बताइए वो कौन लोग थे बिना वर्दी के जो नारे लगाते हुए चल रहे थे? कौन लोग थे वो बिना वर्दी में जो नारे लगा के चल रहे थे, जिन्होंने दंगा भड़काया? उनकी जांच हुई? ये पुलिस के आला अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आपके साथ कौन थे लोग जो इस साजिश में शामिल थे, और उन पे कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। जो अधिकारी उस वक्त साजिश में शामिल थे, क्यों नहीं होता उन पे? ठीक, आप बने रहे मेहताब साहब, वापस लौटूंगा आपके पास। मेरे स्टूडियो मौजूद है विनय, क्या कहेंगे? एक पूरा गंगा जहमनी तहजीब का गहरावा है हमारा पूरा दोष। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी इस तरीके से सब लोग आपस में प्रेम भाव के साथ रहते हैं। ऐसा क्या हो गया जो पूरा माहौल बिगड़ गया और आज पूरा जो संभल है वो आग की भेंट पे चढ़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो शहजाद अली जी ने जो बात कही है, बेकार वाहियात बात है कि विष्णु शंकर जैन जी को क्या पड़ी है, क्यों उन्हें क्या मतलब कोर्ट के लिए लड़ने चाहिए। अरे जीवन में जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता, दौलत दुनिया कमा लेती है, संपत्ति दुनिया कमा लेती है, मगर व्यक्ति को जब ये दिखता है, जो एहसास होता है, रात को चीजें कसोटती हैं, ये समझ में आता है कि भाई मैं, हमारे आराध्य हैं, कल की महादेव का मंदिर है, विष्णु देव स्वयं वहाँ रहे हैं। और रही बात, वो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, चाहे तो खड़े होने पर लाखों रुपए मिलते हैं, मगर उसके बावजूद भी फ्री होकर लड़ना, एक जिहादियों को भीड़ का दुश्मन बन जाना और अपनी जान को जोखिम में डालना, उसके लिए लड़ना, ये कोई आम बात नहीं है। उस व्यक्ति ने जो वो काम कर रहे हैं, वो लगभग 50,000 से ज्यादा मंदिरों पर काम कर रहे हैं, जहां पर तोड़कर मंदिर मस्जिदें बनाई गई हैं, जो मुगल काल के दौरान हुआ, 711 ईस्वी से पहले हुआ है, और लगभग 800 साल के बीच में जो भी जहां मंदिर तोड़कर जो चीजें की गई हैं, उन चुनिंदा जगहों पर जो मुख्य स्थान है, वो उनको लेकर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहल है, इसकी सराहना करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि भाई गंगा जमुनी कुछ होती ही नहीं है, ये जमुनी मेरी समझ में आज तक नहीं आया। गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी, या जमुनी कोई ऐसी चीज नहीं है कोई अलग से बह रही हो। कोई शायद समझ में नहीं आती है, जमुनी भी जमुना ही है। आप अगर पुराने कबीर दास को पढ़ेंगे, बाकी जितने पुराने जो कवि रहे, रचनाकार रहे, वहां पर जमुना को जमुनी भी कहा गया है, कई अलग नाम से भी
कहा गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए फर्क है, फर्क है। क्या फर्क है बताया? फर्क ये है कि जमुना को जमुना न कह के अब आप कहने लगो जी हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है? फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो हमारे किसी का लाउड स्पीकर बजने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, रामनवमी पर यात्रा निकलती उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हनुमान जयंती पर यात्रा निकलती उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं की पूजा अर्चना से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हनुमान चालीसा पे किसी को दिक्कत हर जगह होती है। अगर कोई आदमी भंडारा भी कर रहा है तो उससे भी दिक्कत है। आप देखिए दिल्ली में जब अभी संभल रहते हैं, पूरी दुनिया की बात करने के लिए नहीं बैठे, इतना समय भी नहीं है, संभल रहते हैं। वहां पर 4 लोगों की जानें चली गई, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? वहां की जो भीड़ थी वही तो दुश्मन है उस चीज की। वो भीड़ कहाँ की है? वो भीड़ संभल की भीड़ है, वो संभल के लोग हैं, संभल के नागरिक हैं, संभल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, तो वो एक तरीके से भारत के जो है नागरिक है। देखिए आप ये समझिए सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज के लिए कहता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टीम भेजी जाती है जिसमें उसका जांच करने का था, तथ्यों को वीडियोग्राफी करनी थी, जिसमें कि साफ ये था कि कोई कब्जा करने की मानसिकता नहीं, सिर्फ ये जांच करना कि विष्णु शंकर जैन जी के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए हैं उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाई जाए। क्या उन्होंने जो बातें तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं वो सत्य हैं कि नहीं, इस बात की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रूप से राइट है। अगर कोई व्यक्ति देखिए कोई दंगा फसाद करके कोई ऐसा नहीं, कुछ लोग कह रहे माहौल खराब करने, जैसा अभी भाई साहब लगे तो बीजेपी के आए तो पैनल पे बीजेपी के मतलब किसी और के ही रहे है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब वहां बैठे थे, ये तो लोकतंत्र है। देखिए हम देश की आवाज की बात करते हैं, देश न्यूज चैनल है जी, आप कहीं भी रहकर के पार्टी लाइन से भी बात कर सकते हैं, उससे हटके ही बात कर सकते हैं, उसके इतर भी बात कर सकते हैं। बात वो जो तर्कों पर हो, जो तार्किक हो, वो आप बात करें, उसमें समझ में आती है। मैं एक चीज जरूर, आपने कहा कि वो भीड़ में जो 4 लोगों की जान गई, देखिए जान पत्थरबाजों की कश्मीर में भी जाती है। जब वही पत्थरबाज जो है आर्मी पर पथराव करते हैं और जब उनकी जान पे बन जाती है, जब पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, वो नहीं हमारे क्या संवैधानिक? सर हम कह रहे हैं जितना सम्मान जवान का हमारे लिए है, उतना ही सम्मान हमारे लिए इस देश के नौजवान का भी है। क्योंकि आप जाने, अगर हम उसको सियासत के तौर पे जाने तो वो एक वोट वो भी देता है, एक वोट वो भी देता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाने क्यों जाए। लौटूंगा मैं आपके पास। रोहित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं बिल्कुल उस सवाल के साथ आ रहा हूं जो विनय ने उठाया। विनय कह रहे हैं कि वो भीड़ थी, भीड़ ने पथराव किया और भीड़ पथराव करती रहती है और भीड़ पथराव करेगी तो दूसरी तरफ से रिएक्शन होगा और रिएक्शन के तौर पे 4 जानें चली जाएंगी। आपको क्या लगता है माहौल किसने बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा और कैसे बिगड़ा? रोहित सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है रोहित अभी तक मुझसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। शहजाद के पास लौटते हैं। शहजाद, एक बड़ा प्रश्न बिल्कुल आपके करीबी विचारधारा के व्यक्ति ने जो बिल्कुल आपके करीबी में ही बैठे हैं वो आप पे ही खड़ा कर दिया कि पता नहीं बीजेपी के भी हैं कि नहीं है। क्या कहते हैं, क्या मुद्दे पे बात करना, तर्कों को लेकर के बात करना गलत है? हम ये जानना चाह रहे हैं, देश का न्यूज चैनल ये जानना चाहता है, देश न्यूज ये चैनल जाना ही जानता है और देश ये जानना चाहता है कि क्या किसी भी मसले का हल आसानी से नहीं हो सकता। कानून अपना काम कर रहा था, लोगों को भी संयम बरतना चाहिए था, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्या इतनी बुरी हालत हो गई थी? क्या बिल्कुल बजाय पैरों के या नीचे पैर के नीचे गोली मार के सीधा आमने सामने गोली मारे? देखिए सबसे पहली बात ये है जो भाई ने कहा है, अब ये तो इनको लाइन देकर भेजा है, इनकी मजबूरी है वो बोलना, बहरहाल इनकी संवैधानिक अधिकार है कुछ भी बोले, लेकिन आप ये समझिए बड़ा फेलियर वहां प्रशासन का है, वहां के एसपी का है, वहां के डीएम का है। जब पहली बार अमनो अमान से शांतिपूर्वक सर्वे हो गया था तो उसके बाद दोबारा जो वो जैन साहब हैं जिनका मैंने कहा ना ये काम नहीं है, उन्हें पता नहीं ये काम किसने दिया है, उनका काम है देश के लिए, वो अपने आप को अधिवक्ता कह रहे हैं, उन्होंने कानून को पढ़ा है, तो कानून का पढ़ने वाला इस तरह से माहौल खराब नहीं कर सकता जो अपने साथ में चंद लोगों को ले जाकर वहां हाय हुल्ला और शोर और नारेबाजी के साथ में एक माहौल खराब करने की तो बात है। ये एकदम प्लानिंग के साथ किया गया है। पहली बार अगर वहां पर सर्वे हुआ, कहना चाह रहे कि जो बात वकील साहब को कोर्ट में कहनी चाहिए थी
वो पब्लिकली जाकर के मौत के साथ कही उन्होंने, जिससे दंगा भड़का। जो उनका काम है वो कर ही नहीं रहे। अच्छा, अगर वो काम करते तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका थोड़ी है 10 लोगों को ले जाकर अपने साथ में माहौल खराब करना। आप ये समझिए ये सबसे बड़ा फेलियर वहां के प्रशासन का है, एकदम उसका फेलियर है, वहां के डीएम का फेलियर है। जब पहली बार अमन से शांति से सर्वे हुआ है तो दूसरी बारी में ऐसी क्या आफत आई है, क्यों वहां पे माहौल खराब हुआ है। और दूसरी बात, जो वो बच्चे वहां जिनका देहांत हुआ है, आप देखिए वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। एक वो अपनी दुकान पर कपड़ा, उसका कोई कपड़े का काम है, वो सामान आया था उसके लिए वो वापस आ रहा था, तो कहीं ना कहीं बेगुनाहों की जो है जान गई है। उनकी जो परिवार है उनके लिए मेरी दिल से संवेदना है कि कहीं ना कहीं वो बेगुनाह है। और उनके, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन पुलिस वालों ने, जिन पुलिस कर्मियों ने एकदम साजिश के तहत वहां पे इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने वो गोलियां चलाई हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। मौत, जिस तरह से उन्होंने मौत के घाट उनको उतारा है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होकर कानून कार्रवाई करे और उन वकील साहब के ऊपर भी कार्रवाई करे। क्योंकि हर मंदिर में, आप समझिए एक बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं आपके, इस देश के आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने ये कहा था कि अब हर मस्जिद के अंदर मंदिरों को ढूंढना, शिवलिंग को ढूंढना ये गलत है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, निकाल के इन भाई साहब को दिखा दीजिएगा। तो ये क्या आपने एक ट्रेंड बना लिया है। दूसरी बात, जैसे बाबरी मस्जिद का जब हम पैदा हुए हैं, हिंदुओं में ही पैदा हुए हैं, उनके साथ ही पढ़े लिखे हैं, उनके साथ ही बड़े हुए हैं, कोई आज नई चीज थोड़ी आ गई है। ठीक है, हमने सब कुछ देखा है। लेकिन आप देखिए, जैसे बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि कहीं ना कहीं वहां ये कभी साबित नहीं हो पाया कि वहां मंदिर था, वहां मस्जिद थी हर तरह से, लेकिन देश की एक बड़ी आस्था थी। हम हिंदुओं से प्यार करते हैं, ये देश में मेजोरिटी में हिंदू भाई हैं और हम मिलजुल कर रहते हैं, तो हमने उनका सम्मान किया। कोर्ट ने उस आस्था पे वो डिसीजन दिया और डिसीजन देकर आज हमने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन हुआ तो कहीं ना कहीं वो बेबुनियाद है ना, नाइंसाफी हुई है ना। लेकिन अब ये आप ट्रेंड बनाएंगे क्या? अब आप मुझे बताएं, ट्रेंड बनाएंगे ये वकील साहब को वकालत कोर्ट के अंदर करनी चाहिए। साहब, विनय साहब कहीं की कहीं जा रही है, अपनी सियासत को गरमाने के लिए तमाम चीजें हो रही है। वापस आऊंगा विनय जी। उत्तर प्रदेश के संभल में बवाल हुआ तो विरोधी सियासी तीर छोड़ने लगे और योगी सरकार के कटघरे खींचने लगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, रामगोपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सबके बयान आए। इनके बयान से सियासत की बू आ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रशासन ने हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, जिसके चलते संभल में इतना बवाल हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस एक्शन की कड़ी निंदा की है। राज्यसभा सांसद जो है संजय सिंह का जो बयान, उसे भी देख लेते हैं। लगातार ये बयान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखें कि जब कुछ भी ऐसा मामला आता है तो सियासत तेज होती है, उसका हवा का रुख और तेज होता है और वहां पे कुछ ना कुछ चीजें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि एक सरकार प्रायोजित हिंसा की है, वो उसकी जांच होनी चाहिए। और बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उन्होंने सर्वे पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान हम आपको पहले ही दिखा चुके, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है वो खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने निंदा की है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि सरकार जो है पूरी तरीके से नाकाम रही है। तो ये तमाम वो बयान जो उस गोलीबारी के बाद हुए और एक के बाद एक सब ने जो है वो मोर्चा खोल लिया उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के और प्रशासन को लेकर के कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लौटते हैं डिबेट पर और चर्चा में शामिल करते हैं। अगर रोहित आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको इस पूरी चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। रोहित जी, लगातार बातें हो रही हैं, लगातार बात हो रही है। विनय जो कि हिंदू संगठन से आते हैं, विनय हिंदू है उनका नाम, हिंदू धर्म प्रचारक हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी कि पत्थर चलेंगे तो ये तमाम चीज़ें होंगी, वो भीड़ थी और वो जिहादी थे, तमाम इस तरीके की बातें की। क्या लगता है हम इस तमाम बातों को रखते हुए इस मुद्दे पर आए और इस मुद्दे पर क्यों ना बात करें कि आखिर संभल में असल में हुआ क्या था और गलती किसकी थी? देखिए, संभल में जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय था, चाहे वो यूपी सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो।
मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी भी समय आपको कुछ भी करना है, कोई पाबंदी नहीं है। आप सेंट्रल में बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हैं, आपको कौन रोक सकता है? आपको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे आपके पास खुला अधिकार है, आप किसी भी चीज़ की जांच बिठा सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आपको लगता है कि वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था, तो आप समय रह के नोटिस देते, टाइम लेते और बिल्कुल उस चीज़ पे बात करते। आपने तो समय ही नहीं दिया। आपने इलेक्शन के टाइम पे ही वो चीज़ें छेड़ी ताकि हिंदू मुस्लिम में वापस टकराव हो। हम क्यों अपने देश को विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं? हम क्यों हिंदू और मुस्लिम को एक रखना नहीं चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि देखिए, आप सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप चलाइए, बट आप ये ध्यान रखिए कि सरकार को चलाना और सरकार में रह के लोगों के साथ रहना बहुत डिफरेंट होता है। आपको अपनी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे साथ हिंदू वोटर भी है, मुस्लिम वोटर भी है, दलित वोटर भी है, मेरे पास कई तरह के वोटर। नागरिक की बात क्यों नहीं करते? हम वोटर की शक्ल में क्यों देखते हैं कि ये हिंदू है, ये दलित है, ये मुस्लिम है, ये पारसी है, ये जैन है? हम उसको एक नागरिक की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? इंसान की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि हमें इंसान की शक्ल देखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि वो क्रिश्चियन है तो मुझे नहीं पूछना है, वो क्रिश्चियन है तो मेरा भाई है, वो मेरा समर्थक है। ठीक है, हम पार्टी ना करके हम ये सोचें कि भैया हमने ये गलत स्टेप क्यों उठाया, हम 20 तारीख के 19 तारीख को ही हमने इस मुद्दे पे चीज़ें क्यों की, हम इसको 20 तारीख के बाद नहीं कर सकते थे? जबकि कोर्ट ने स्पेशल नोटिस दिया था कि 29 तारीख तक हमें अपना डिटेल रखनी है। ठीक है, क्या हमने 4 दिन पहले ही हम सामने आ गए? ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मौजूद है विनय जी मेरे साथ। विनय, क्या कहेंगे? जिस तरीके से रोहित कह रहे हैं कि 29 तारीख तक का समय दिया था कोर्ट ने, लेकिन उससे पहले ही 5-6 दिन पहले ही इस दोबारा सर्वे करा दिया गया और ये बात आगे बढ़ गई। कहीं ना कहीं देखिए, मुद्दे अपनी जगह, मुद्दों के हल होने चाहिए। वो कानून में है तो अदालतें उनका हल करें, वो अगर समाज में होता है तो हम अपने बड़ों को बैठा करके हल करते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे का हल ये नहीं है कि किसी का जानी माली नुकसान हो जाए। विनय, देखिए, सबसे पहले तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, जितने वहाँ पत्थर थे जी, इसका मतलब वो पत्थर जो पहली जब जांच हुई, जांच होने के बाद किसी प्रकार की बैठकें होना और बैठकों में बाहरी लोगों का निरंतर आना, और ये पहले से पता था कि इस पे जांच होने के लिए टीम पहले से दिल्ली से निकली है, वो टीम आएगी, जांच करेगी। और ये बात देखिए, डरता वही है जो चोर होता है, हमेशा होने का डर। एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को पहले मैं बात कह लूं रोहित जी, मुझे लगता है कि कह लेती नहीं, आपने बाद में कह लेना, तो बात सबसे बड़ी ये आ जाती है निकल कर कि जब किसी के इतने पत्थर आए तो आए कहां से? सोचने का विषय ये भी है। हजारों की भीड़ बिना किसी बुलावे के, बिना किसी योजना तरीके से आ नहीं सकती, ये भी हमें समझने की जरूरत है। आप क्या समझ रहे हो? मस्जिद जो है कि बिल्कुल शहर से बाहर की बात है? मस्जिद आप जो विष्णु जी की जो बात करी शहजाद ने कि वो कोर्ट का मामला था, विष्णु जी कोर्ट में पैरवी करते, तमाम कागज पत्र वही दिखाते, वो 10-12 लोगों को लेकर के वहां पहुंच जाना, क्या नहीं लगता कि उस माहौल को खराब करने के पहले? विष्णु शंकर जैन जी को मैं जितना अच्छी तरीके से जानता हूँ, हरिशंकर जैन जी जो उनके पिताजी, उनको मैं बढ़िया से जानता हूँ। लगभग 50,000 केसों पर वो इस समय वर्तमान में लड़ रहे हैं, और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 4 आदमी उनके पास टोटल नहीं है। और जो बार बार कहा जा रहा है वो जयकारा लगाने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो हमसे भी जब बात होती है तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं पेपर पे बात करनी है, कागज पे बात। अगर उनपे कागज नहीं होते तो यही भीड़ उनका वहीं दफना देती। उन्हें ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। प्रशासन अगर उनके साथ गया है ऐसा तो उन्होंने क्या है, नियम कायदा कानून का पूरा पालन किया है, ये समझने की जरूरत है। नहीं, प्रशासन ने जो कार्रवाई की, रोहित ये कह रहे हैं कि पत्थर जमा थे इसलिए वहां पर गोली चली। विष्णु ने कुछ नहीं किया। ये सोचे जो वहां भीड़ इकट्ठी थी उसने सोच रखा था, टीम चाहे कितनी भी आ जाए, पुलिस चाहे कितनी भी आ जाए, हम पुलिस की कोई बात नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमें करते हुए आए। जो हम दिल्ली में करते हुए बाराबंकी करते हैं, हम जहाँ हर जगह पे एक ही चीज करनी, भीड़ इकट्ठी करनी है, लोगों को मारना पीटना, यही काम है। पथराव करना, ये सब चीज हम बहुत सारी चीजें जनरलाइज करते जा रहे हैं। मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए, पथराव भीड़ किसी के कहने से नहीं करती है। पथराव भीड़ जब करती है जब उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई बात आई है। आप समझिए, वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि सबने इकट्ठा कर रखा था या पहले से लोग प्लान था, प्री प्लान कुछ नहीं था। वहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि आप बस बोल नहीं पा रहे हैं, टीवी पे बैठे, अच्छी बात है, टीवी पर बैठ के आप बोल नहीं पा रहे, मगर आप भी भली भांति जानते हैं कार्यक्रम करने के लिए 1000 आदमी के करने के लिए ना कम से कम 15 से 20 दिन की जो है कम से कम तैयारी चाहिए होती है। 1000 आदमी की भीड़ ऐसे इकट्ठी हो जाती है। और जो डेली मुरादाबाद की मंडियों में जाकर सब्जियां खरीदने वाले लोग जो सुबह 4:30 बजे निकल जाते हैं और 6:30 बजे भीड़ इकट्ठी कैसे हो जाएगी बताइए? महोदय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, छोटी सी बात बताइएगा।
हम शिव मंदिर जाते हैं, ठीक है, जी बिल्कुल। जिस दिन शिव मंदिर का आप जानते होंगे हमारा शिव महोत्सव होता है जो जनवरी में हम करते हैं, शिवरात्रि का, जी शिवरात्रि में, हाँ महाशिवरात्रि में, क्या आप किसी पब्लिक को बुलाते हो? क्या आप स्पेशल इनविटेशन, नोटिफिकेशन या मैसेज या ब्रॉडकास्ट कुछ करते हो? नहीं करते हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। जुम्मे के दिन अगर कोई नमाज पढ़ने मुसलमान आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने जबरदस्ती इकट्ठा कर रखा था वहाँ पे। और मैं सीधी सी बात कहता हूँ, देखिए आप धार्मिक स्थल पे ना जाइए, आप एक सीधी बात कीजिए, भैया अगर आपको कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है या किसी भी तरह की आपको जांच करनी है, आप समय लीजिए, और जिस दिन किसी भी धर्म के स्थान पे जगह हम सोच रहे हैं तो उस दिन उनका कोई महत्व फंक्शन ना हो। आप समझिए, अगर मैं शिवरात्रि के दिन जाके मंदिर की चेकिंग करूंगा तो वो सही लगेगा? चाहे मैं हिंदू हूँ चाहे मैं मुसलमान हूँ, अगर सबको बुरा लगेगा। आप जाइए किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ पे जाके किसी दिन में जाइए, वहाँ रोकता किसी को कोई सर जांच नहीं आप कर सकते, मंदिर किसी भी धार्मिक स्थल पे आप लेकिन किसी भी जांच नहीं कर सकते। आप कैसे जांच कर लोगे? आप मुझे विनय जी किसी भी आप धार्मिक स्थल पे चले जाएंगे कोई भी नहीं रोकता। विनय जी दूध किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, और गैदरिंग जो होती है वो अपने आप आती है, जिसकी आस्था होती है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हर जगह जाते हैं। मैं लौटता हूँ लौटता हूँ रोहित जी, विनय जी, मैं एक बार मेहताब जी को ले लूं चर्चा में। मेहताब जी, बिल्कुल जो डायरेक्शन जा रहा है चर्चा का वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर उसी दिशा में पहुंच जाते हैं कि पूरा का पूरा मामला जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। क्या आपको लगता है कि मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम है या ये प्रशासन वर्सेस वहां के लोकल लोग हैं? अपना अनम्यूट कर लीजिए मेहताब साहब, अपना ऑडियो अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, जो हाँ, ये जी। जो दंगा कराया गया है बड़ा ही प्रायोजित था, बहुत तरीके से कराया गया है। जो जैन साहब हैं वो सरकार के एजेंट है, वो अपने आप को वकील कहते हैं वकील, लेकिन वो प्लस सरकार के एजेंट है, क्योंकि उनका काम है उन मुद्दों को उखाड़ना जिनसे देश का माहौल खराब हो। इस मुद्दे में जैन साहब को मुख्य आरोपी बनाया जाना चाहिए, और जो पुलिसकर्मी जिन्होंने गोली चलाई वो कत्ल के केस में उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। जैन साहब मुख्य आरोपी होने चाहिए। चार लोग शहीद हुए हैं, 4 लोग मरे हैं। अगर 4 लोग किसी दूसरे पक्ष के मरते तो देश में पूरे हिंदू यूपी में आग लगा देते, हिंदू संगठन पूरे यूपी जला के रख देते, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। उसमें मुख्य आरोपी जैन साहब बनने चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ लोग लेके गए, उन्होंने नारे लगवाए। जैन साहब ने वहां अपने साथ लोग लेके गए। आप मुझे बताइए, सर्वे की टीम के साथ कहां से आउटसाइडर घुसे? क्यों लेके गई पुलिस आउटसाइडरों को? सर्वे की टीम सिर्फ होनी चाहिए थी ना। नारे क्यों लगे? नारे लगाए, इसका मतलब प्रायोजित था मामला। उनको पता था कि नारे लगाएंगे लोग भड़केंगे, दंगा होगा। तो ये बड़ा सोच समझ के बड़ी साजिश के तहत काम किया गया है। इसमें जब तक जैन साहब को मुख्य आरोपी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही दंगे देश में होते रहेंगे। ऐसे ही किसी न किसी मस्जिद पे वो सर्वे का नोटिस भेजते रहेंगे और सर्वे करा। आप मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी सर, एक सेकंड मुझे ये बताइए, क्या मुस्लिम समाज को सिर्फ यही काम रह गया कि आज आए दिन मस्जिदों के सर्वे कराते रहे? कल को जामा मस्जिद पे डालेंगे, परसों दूसरी मस्जिद पे। मतलब हमारा यही काम रह गया कि जैन साहब के नोटिसों का सर्वे कराते रहे जिंदगी भर? ये बताइए ना। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कानून भी बना था कि उसके बाद बाबरी के बाद किसी मस्जिद का कुछ नहीं होगा, जो धार्मिक स्थल जैसे है वैसे रहेंगे, उस कानून को भी नहीं ये लोग मानते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी ये नहीं मानते। ये अपना ही तरीका अपना रहे हैं, ये देश का माहौल खराब करने की और बहुत बड़े लेवल पे खराब करना चाहते हैं। संभल की शाही मस्जिद को लेकर कहा जा रहा था कि ये पहले हरिहर मंदिर था। 19 नवंबर को सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा पेश किया था। कोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन में सर्वे का आदेश दिया था। पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। दूसरे चरण के सर्वे के लिए टीम रविवार सुबह 7 बजे मौके पर पहुंची। बताते कि इस इलाके में हफ्ते भर से तनाव बढ़ा हुआ था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है, 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये पूरा का पूरा वो मामला, लेकिन उस मामले के बाद जैसे ही दूसरे सर्वे हुआ, उसने जो है चिंगारी का काम किया और आग फैल गई और पूरा संभल जो है वो उसमें भभक उठा और वो भेड़ चढ़ गया 4 लोगों की जान पे। वापस लौटते हुए मेरे साथ मौजूद है रोहित। क्या कहेंगे? आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। विनय लगातार उस बात को अलग चश्मे से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से एडवोकेट
विष्णु शंकर जैन का कहीं कोई लेना देना नहीं है। भीड़ पहले से तय प्लान के साथ आई थी, पत्थर पहले से इकट्ठे किए हुए थे। उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि जैसे प्रशासन आएगा और हम उन पर अटैक कर देंगे। क्या ये बात ऐसी ही है? मैं आपकी बात बिल्कुल सही रखता हूं, बट एक चीज समझिए, अगर कोई भी प्रशासन या कोई भी चीज इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच जिसे हम कहते हैं, जांच का मुद्दा होता है कि पूरा प्रशासन उनके साथ जाता है, ठीक है। कितनी भी भीड़ हो, कोई भी प्रशासन से बढ़कर नहीं होता है। ठीक बात है। प्रशासन से बढ़कर तो आज के डेट में हम किसी को नहीं मानते ना। बट वहां पे जय श्री राम के नारे लगाना, अब मैं एक छोटी बात कहता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद हिंदू हूँ, और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, आप किसी के धार्मिक स्थान के बाहर जाके आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे साथ छोटी सी बात हम करते हैं, मैं आज मेरे मंदिर के बाहर खड़ा होकर कोई भी इंसान धार्मिक नारे लगाएगा अपने, तो हमें भी बुरा लगेगा। आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जांच करना है, आप जांच कीजिए ना। जांच के लिए किसने रोका है आपको? विनोद, आप जांच कीजिए, उससे पहले आपका सवाल जो आपने बहुत सारे सवाल दाग दिए थे, हनुमान चालीसा और लंगर और तमाम जो निकलती हैं आपकी प्रभात फेरियां, उनको लेकर के दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये भी है, जैसा कि रोहित ने सवाल उठाया, कि क्या ये जरूरी है कि किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान के सामने जाएं और वहीं खड़े होकर के सारी चीजें करें, तभी साधना साधक हो पाती है? मुझे लगता है रोहित भाई, तो देखो हमारे भाई हैं, ये तो जो मर जाए वो कहें, क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक अच्छी चीज ये होती है कि पूजा करो तो हिंदू, ना करो तो हिंदू, गाली दो तो हिंदू, ना दो तो भी हिंदू। सबसे पहली बात है, रोहित भाई अगर इतना ही ज्यादा गंभीर है इस विषय को लेकर कि किसी के दूसरे के धर्म के स्थान पर जाकर जय श्री राम का नारा लगा दिया, ऐसी वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन चिन्हित करता है दिन, व्यक्ति चिन्हित, वकील के पिटीशन डाली जाती है, वकील के द्वारा कोई नोटिस भेजा जाता है और प्रशासन ही बताता है हम किस दिन पुलिस उपलब्ध करा सकते हैं, तब जांच होती है। ये कोई वकील के कहने से तो जांच करने चले नहीं जाएंगे। और रही बात दूसरी, तो मैं बता दूं, रोहित भाई अपने भाई हैं, बात समझ में ये आनी जरूरत है, जो 5 टाइम नमाज की जाती है उसमें डेली ये बताया जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई परवरदिगार नहीं है पूजने के लिए, तो वो तो हमारे लिए मर जाने वाली बात हो गई। फिर तो वहाँ डेली ये बताया जाता है, मंदिरों के बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के द्वारा सृष्टि बनाई गई। यार डेली अगर हमें ये बताया जा रहा तो हमें कितना गुस्सा आना चाहिए। जिस देश में 100 करोड़ की आबादी हिंदू रहती हो और वहां पे खुले मंच से बताया जाता है, स्पीकरों से बताया जाता है, वहां तो हमें दिक्कत नहीं आ रही। अगर किसी ने वहां जय श्री राम का नारा लगा दिया, जय श्री राम का नारा लगाना जय फिलिस्तीन के नारे से भी बुरा था क्या? ओवैसी वहां संसद में बैठकर जिस संविधान की वो कसम खाता है, उसी संविधान में वो ओवैसी ये जय फिलिस्तीन करके चला जाता है, तब इन्हें समझ में नहीं आता, तब उसका विरोध नहीं करा इन्हें। सियासी दल तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, सियासी दल। विनय रोक लेता हूं, देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं, मेरी बात सुनिए, एक जेन्युइनली बात कह रहा हूं। आप देखिए, बात नारे की नहीं है, बात एक सोच की है, एक विचार की है। हम सब सोच विचार को लेकर बैठे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप मंदिर के बाहर, आप एक मुझे बताइए किस मस्जिद के ऊपर स्पीकर लगा आज की डेट में? सारे मस्जिद से स्पीकर रिमूव हो चुके हैं, एक भी वैसे शायद हो सकते नहीं। परतला नहीं पता है भाई, मुझे लगता है कि अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, परतला सेक्टर 122 लगता है, बगल में ही गाँव है, सेक्टर 63 में आपके जहाँ ऑफिस है इसके बगल में ही जाके देख लेना, मस्जिद में वही आवाज आती है। मैं आपको और आपको बड़ी बात दिखाता हूँ जिसके ऊपर स्पीकर रिमूव हो चुके हैं। रोहित, मैं रोकना चाहूंगा एक सवाल। अगर कृष्ण कहता है कि गॉड इज ग्रेट, उसका क्या मीनिंग होता है? भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि, मेरी बात सुनिए, मेरी सवाल का जवाब देखिए। हम एक बिल्कुल चर्चा पर बैठे हैं, एक सकारात्मक चर्चा के लिए बैठे हैं, हमें कहीं शोर शराबा नहीं चाहिए। आप तार्किक बात कहिए, पूरे मुद्दे से कहिए, पूरी आवाज से कहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन कहता है गॉड इज ग्रेट, इसका मतलब क्या? आपको दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। आपके जो आराध्य है वो आपके लिए सर्वे सर्वा है, वो आप पर थोपे नहीं जा रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो अगर बुला रहे हैं तो वो उन लोगों को बुला रहे हैं जो आते हैं मस्जिद, आपके लिए नहीं बुला रहे। अगर क्रिश्चियन कह रहा है गॉड इज ग्रेट, तो वो अपने लिए कह रहा है, वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं कह रहा। मेरे माँ बाप मेरे लिए बड़े हैं, आपके लिए कोई और मायने रखते हो। लेकिन हर बात को हम उसी चश्मे से लेंगे
तो ये देश सबके बनाने से बना है और सबके चलाने से ही चला है और सबका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है इसको आजाद कराने में। मैं इधर लौटता हूँ, बहुत देर से आ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे हर मंदिर में डेली आरती होती है, अच्छी बात है। आरती के दौरान एक बात कही जाती है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। सब धर्म यही कहते हैं, सब धर्म यही कहते हैं। आप पढ़िए, नहीं आज ये पूरी बात मत करिए, आज ये पूरी बात मत करिए, आप पढ़ लीजिए पहले, फिर चर्चा करिए। मैं आपको 4 घंटे बैठाऊंगा। लौटता हूं आपके पास। शहजाद अली मेरे साथ बैठे हैं। विनय जी बात तो कर रहे हैं लेकिन आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा है, उस तरीके की बात करें, या तो पूरे खाली गिलास की बात कर लीजिए या पूरे भरे गिलास की। शहजाद क्या कहेंगे? ये जो डिबेट है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ संभल की। संभल में जो हो रहा है सब कुछ संभल के चल रहा था, सर्वे हो चुका था, दूसरे सर्वे हुआ, लेकिन अब क्योंकि इस जमीन पर, इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई भी है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो मैं यूं कहूं कि वजन है वो है इंसान। वो इंसान जो यहां पर पल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इस देश का नागरिक है, उसकी जान चली जाती है और सियासत जो है वो अपने चरम पर है। मैंने ये बात पहले भी कही है। रजा साहब, आप बताएं, जो हमारे आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने ये बात नेशनल मीडिया पे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कही है जी। ऐसे नहीं किसी बंद कमरे में कही है। उन्होंने कहा अब देश के हिंदुओं को हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक माहौल खराब करने की जो साजिश है, ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, और ये जो वकील साहब हैं विष्णु शंकर जी, कहीं ना कहीं ये वकालत अपनी कोर्ट में दिखाते, वहां इन्होंने दोबारा जाकर और लोगों को साथ ले जाकर एक माहौल खराब करने का जो वहां माहौल बनाया है, एक विवाद पैदा किया है, जबकि पहली बार में सब कुछ एकदम शांतिपूर्वक अमन के तरीके से वहां की कमेटी में ने भी सपोर्ट किया है, वहां के इमाम ने भी सपोर्ट किया है, वहां के लोगों ने भी सपोर्ट किया है। तो दूसरी बार में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग चाहते थे, जो लोग वहां पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट को भी मिसगाइड कर रहे हैं। कोर्ट ने डायरेक्शन जो दिया है, कोर्ट को भी इस बात पे चिंता करने की जरूरत है। एक पक्ष को सुना है, दूसरे पक्ष को बिना सुने ही उस पर फैसला दे देना, उस पर डायरेक्शन दे देना। इससे पहले भी देश के जो 80 करोड़ या 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, ऐसा थोड़ी आज ही पैदा हो गए हम लोग। इस जमाने से एक बड़ा इतिहास है हिंदुस्तान का, साथ ही रहते आ रहे, साथ ही पले बड़े हम लोग। 1000 10,000 साल का इतिहास उठा के देख लो, कहीं ना कहीं हम मिलजुल कर रह रहे, एक दूसरे के लिए हम खड़े रहे हैं, चाहे कहीं भी कोई जरूरत रही हो। लेकिन ये समझने की बात है, अगर हम इस तरह का विवाद बार बार पैदा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत देश को, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो ये लोग उनके नारे को, उनकी बात को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं, उनकी बात को उनकी किसी भी तरह से मान नहीं रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे चंद लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन का बड़ा फेलियर है, जो प्रशासन वहां पर डीएम साहब है, जो वहां एसपी साहब है, उनका क्या काम था? उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उनका काम वहां पर ये नहीं था कि कोई भी नारेबाजी करे, कोई भी वहां पे हुड़दंग करे, वही अगर वो कंट्रोल कर देते कुछ भी नहीं होता। अब जो 5 मौत हुई है, जिसमें 2 हॉस्पिटल में जाकर बच्चों की मौत हो गई, 3 वहां गोली मारकर जिनकी हत्या हुई है पुलिस द्वारा, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जो हमारे वजीर आजम है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और बड़ी उम्मीद से कहना चाहता हूं, जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद, तो मैंने ये कहा था अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते तो हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। देश के वजीर आजम से मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि इस तरह से ऐसा देश नहीं चाहते हम, जहां हर तरह से छोटी छोटी बात पे रोज विवाद हो। कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो जाने जाते हैं, जिनकी पहचान है, मुखर है एकदम, इन जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि बार बार जो ये देश के अंदर माहौल खराब किया जाता है कि कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ये देश सबका है। और देश में जो माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ ऐसा कानून बने कि उसके ऊपर कम से कम 20 साल की सजा हो, जो दोबारा करने की सोचे ना। रोहित को चर्चा में ले लेते, उसके बाद फिर मैं वापस विनय जी के पास आऊंगा। बात कहना चाहूंगा, आप हम सब आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। पूरे भारत में 0.5% लोग जैन बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। क्या आपने कभी उनकी लड़ाई सुनी है? क्या कभी उनके मुद्दे सुने हैं? ऐसा नहीं है उनके पास मंदिर नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास
महात्मा जी का जगह नहीं है, जगह है ना, उधर तो लड़ाई नहीं होती है, ये हमारे बीच में ही क्यों लड़ाई कराई जाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में? आप समझते नहीं है, ये सारी वोट बैंक की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। वो समाज पनपा हुआ है, वो समाज विकसित समाज है, वो अपने विकास में लगा हुआ है, अपने काम धंधे में लगा हुआ है, उसे इन सब चीजों से कोई सरोकार ही नहीं है। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि हम सब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को छोड़ के हम सब देश के तरक्की की तरफ जो सोच सकते हैं वो सोचना चाहिए। यहाँ पे हम जबरदस्ती की नहीं, वहां पे लोग इकट्ठे किए गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, हम इस पे दिमाग क्यों लगा रहे हैं? आज पूरा भारत विकसित है, भारत में कई जगह डेवलपमेंट हो रही है, कई जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पे क्या ईंटें सब उठा के रख देते हैं? हो सकता है जिस जगह हम गए हो मस्जिद में आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही हो, जब पब्लिक भड़कती है। मैं एक जो चीज बात जानना कह चाहता रहे हैं हूं, आप जब देखिए, पब्लिक भड़कती है, आज तो जिस क्यों जगह आप लड़ाई करती बैठे है? हैं सेक्टर 63, यहां से 4 घंटे में मेरठ जाते थे, आज 1 घंटे में 45 मिनट में आप मेरठ जाते हैं। ये इसी सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हुआ है। इतने हाईवे पूरे देश में। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं रजा साहब, आपके माध्यम से आप देखिए, देश का मुसलमान ये नई बात नहीं है। 1885 के बाद से जब इस देश में कांग्रेस की नींव रखी गई, 1898 में जब इस देश में पहला दंगा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय के नाम पर, जब तो बीजेपी और आरएसएस वजूद में भी नहीं थे इल्जाम लगाने के लिए, तब से झेलता हुआ आ रहा है, तब से झेलता हुआ आ रहा है। ये दंश है, ये दंश है, ये बहुत बड़ा कलंक है। मैं वापस लौटूंगा। मैं एक बार मेहताब उस्मानी को चर्चा में ले लेता हूं। मेहताब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपके पास लौटता हूं। आखिर पत्थर वहां कैसे जमा हुए? क्या वहां का जो युवा था, जो नौजवान थे, उसको किसने उकसाया कि वो पत्थर उठाए, पत्थर मारे? क्या जरूरत थी इसकी? जब मामला कोर्ट में है, उसके थ्रू अपनी बात कर सकते हैं, वकीलों के थ्रू अपनी बात कर सकते हैं, अपने नुमाइंदों के तहत अपनी बात कर सकते हैं। ये नौबत क्यों आई? मेहताब, देखिए, मैं आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। हाँ जी, देखिए, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। हाँ, हेलो, अपनी बात रखिए। ये कोई पहला मुद्दा नहीं है कि ये कोई पहला मुद्दा नहीं है कि इस तरीके का बवाल हुआ। अभी आपने देखा था पीछे कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो एक यूपी पुलिस का जवान मदरसे में अंदर घुस के तोड़ फोड़ करी, उसने गाली गलौज करी, नारे लगाए। आपने देखी होगी, वीडियो बड़ी वायरल हुई है। तो ये आज की एक पहली घटना नहीं है सर, ये जानबूझ के भड़काया जाता है लोगों को। नहीं, मैं वो बात मेहता भाई, मैं जो आपसे बात पूछ रहा हूं वो ये है कि वहां पत्थर इतने सारे कहां से आ गए? युवाओं में ऐसा कौन सा जोश भर दिया? किसने भर दिया? किसने उनको बरगला दिया कि वो पत्थरबाजी करने लग गए? सर, आप एक बात बताइए, आपको खड़े होके कोई गाली दे, आपके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले, आपको उकसाए, तो आप क्या करोगे? खड़े हो देखोगे? नहीं, लेकिन हिंसा को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हिंसा को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे। आपको कोई कितना उकसाए, कितना कुछ भी करे, लेकिन अगर दूसरा इस बात को कर रहा है, उसका जवाब ये नहीं कि एक आपको गाली देता है तो उसका जवाब गाली सही है। मेहताब, चलिए मैं लौटता हूं। विनय जी, विनय को एक बार चर्चा में लेते हैं। विनय, सीधी सी बात है, ये जो स्थिति है, आप उस कम्युनिटी को अलग से ले लेके, मुस्लिम थे इसलिए ये चीजें, अगर यही हालात आपके साथ होते और आपकी कम्युनिटी के साथ होते, क्या जो अभी आपके वक्तव्य हैं वही होते? देखिए, मैं मुसलमानों से मुझे दिक्कत नहीं, मुझे जिहादियों से दिक्कत है। नहीं, क्या अब दिक्कत आप परिभाषा बता दीजिए मुझे। आप जिहादी लफ्ज़ की विनय भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, अभी आप रुक जाइए। देखिए, कुछ आप शब्द आपने चुन लिए यहाँ वहां से, उनका मतलब नहीं, क्यों हटा दीजिए? आप नेशनल डिबेट में बैठे हैं, आप ये जो शब्द बोलते हैं उन शब्द के पहले मायने समझ के आइए। अगर जिहाद का मतलब है बुराई के खिलाफ लड़ना, और आप भी लड़ते हैं बुराई के खिलाफ विनय भाई। जिहाद का मतलब किसी के ऊपर जुल्म करना नहीं है। जिहाद आप भी करते हैं क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। बुराई के खिलाफ लड़ना, बुराई के खिलाफ लड़ना जिहाद, जद्दोजहद जो रोज करता है आदमी, बुराई के खिलाफ लड़ता है, इस देश का हर नागरिक लड़ता है। लेकिन चंद लोग हैं, और आप नहीं, आप भी अपनी बात भी करेगा। आप पहले सुनाइए, पता है या नहीं है, मैं बता दूं। बोलिए बोलिए। जिहाद का मतलब वो है, जैसे हम अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जैसे हमारा बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान ये सोचता है कि मैं संविधान को बचाने के लिए, भारत माता की आन बान को बचाने के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दूंगा, इसी प्रकार से इस्लाम में
जो इस्लामियत के लिए, गजवा हिंद के लिए और इस्लाम को, वर्चस्व को, झंडे को बुलंद करने के लिए जो लोग लड़ते हैं और उसको जब तक लड़ते हैं जब तक उनका वर्चस्व कायम ना हो जाए उसे जिहाद कहते हैं। अगर ये नहीं है तो बताइए इनका उद्देश्य। मैं आपको उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। हाँ बताइए, मैं आपको इस्लाम की स्थापना उत्तर ले लीजिए, विनय उत्तर ले लीजिए। आप क्रांतिकारी कहते हैं तो आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। आप सुनिए जिहादी क्या कहते हैं, बताइए। मैं आपको, विनय भाई आप मेरे भाई हैं, वतनी मेरे भाई हैं, और आप जो है ना, ये आपने कहीं ना कहीं से जो शब्द उठाया है, कहीं ना कहीं आप बार-बार आप बोले एक हमारे, आप सीधा जवाब दीजिए, आप सीधा जवाब दीजिए। इस तरह से तो अब आप शहजाद आप ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी। शहजाद कम टू दी पॉइंट। आप ये बताएं, जिहाद जो है वो बुराई के खिलाफ लड़ाई होती है, जद्दोजहद होता है। दूसरी बात जो आपने कही है, दूसरी बात आपने जो कही है, मैं आपको हिंदी के अंदर कुरान लाकर दूंगा, मैं आपको हिंदी के अंदर कुरान लाकर दूंगा, आप उसको पढ़िए, और अगर उसको पढ़ने के बाद आपकी परिभाषा ना बदली, मैंने जो बोला वो गलत है। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये चाहता हूँ रोहित, आप सुनना ही नहीं चाहते। चले रोहित भाई से सुने, रोहित से सुनना चाहते हैं आप रोहित से सुन लीजिए। रोहित कम टू द पॉइंट, सीधा संभल पर बात करी है कि आखिर वहां पर दिक्कत किसकी है, परेशानी किसकी है और किसकी वजह से चूक हुई। देखिए, बात धर्म के ऊपर जाएगी तो सब जगह खराब होगी जी। तो धर्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम सेक्युलर कंट्री हैं, सेक्युलरिज्म है, ज्यादा अच्छा है। हम आपस में लड़ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा इससे। हिंदू से हनुमान सेना, इस पे क्यों जा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। तो हनुमान सेना पे नहीं जाओ ना, वो मुसलमान तो आगे नहीं कर लगे, हनुमान सेना रोहित भाई जी मेरे भाई हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे संविधान का सेकुलरिज्म पढ़िए। भारत 1947 में आजाद होता है, 1918 में शायद मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना, जो वजीर आजम जो बार बार बात की जाती है, सबसे पहले ये शब्द निकाला, वो तो पाकिस्तान चला गया भाई। आप हिंदुस्तान की बात करिए, मुसलमानों को, इस देश के नागरिक को मोहम्मद अली जिन्ना से क्या लेना देना, पाकिस्तान से क्या लेना देना। भारत के जिस संविधान की बात, अब रोहित जी अब सुनिए, जिस संविधान में वजीर आजम कोई शब्द नहीं है, एक शब्द है प्रधानमंत्री भारत। अब प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोला। ऑन टीवी बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता बन के आए हैं, मगर एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। बार बार वजीर आजम। ये वजीर आजम तो बनना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना, अब ये कुछ और ही लेके जा रहे हैं। आप इंडिया में बात कर रहे हैं, आप हिंदी बात कर रहे हैं, यही आप फॉरेन में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात नहीं करते क्या? वो मुसलमान है तो अपना भाषा यूज कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? आप सुनिए मैं एक आपको सीधा सा उदाहरण देता हूँ। रोहित एक सीधी सी बात है, जब संसद में पार्लियामेंट जाता है, पहली बार शपथ लेता है, कोई मद्रासी में शपथ लेता है, कोई संस्कृत में लेता है, कोई उर्दू में लेता है, कोई इंग्लिश में लेता है, तो उसमें क्या कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। जो साउथ इंडिया के लोग आते हैं धोती कुर्ते में, तो आप कहते हैं क्या वो गलत है? या जो साउथ इधर के आते हैं हैदराबाद के, वो टोपी और शेरवानी में आते हैं तो गलत है? ये संस्कृति है, ये जो हमारा देश है ये गुलदस्ता है इन्हीं जबानों का, इन्हीं शक्लों का, इन्हीं भाषाओं का, इन्हीं रंगतों का। आप क्या चाहते हैं कि बिल्कुल एक तरफ कर दे सबको? यही हमारी खूबसूरती है। बात चल कहीं और रही थी, फिर संभल पे आई, संभल से हम शुरुआत संभल पे रही ना, आप चले जाते हैं, आप पाकिस्तान चले गए, जिन्ना चले गए। सुनिए, अब मैं संभल की बात बताता हूँ, जो इधर उधर की आप ही भटक रहे हैं बार-बार। हो जाएंगे वहां तो इन पे कुछ है नहीं, मगर मैं आपको बता दूं कि संभल की स्थिति ये है, पुलिस प्रशासन क्या करता है, जब कोई बड़ा उन्हें लगता है कि संवेदनशील मामला है, संवेदनशील क्षेत्र है, कुछ प्रशासन की नजर में संवेदनशील होते हैं, वो संभल प्रशासन की नजर में संवेदनशील क्षेत्र है। और प्रशासन किस दिन चुनेगा? प्रशासन उस दिन को चुनेगा जिस दिन उस पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस मुहैया करवा सके। और पुलिस कब मुहैया करा सकता था? रविवार का दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन है, क्योंकि बहुत सारी जो ड्यूटियां हैं वो जो लोगों के साथ करते हैं। अब आप समझिए, अब जो लोग कह रहे हैं जी 2 दिन पहले क्यों नहीं करा प्रशासन, एक तो सबसे, अगर प्रशासन ने ये काम ना किया होता, आप ये कह रहे प्रशासन ने जो किया, आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन ने ठीक किया, आप विनय जी आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। 100% 4 लोग जो मरे ठीक मरे, 4 लोग जो मरे ठीक मरे,
जिन लोगों ने चलिए, देश के में आग लगाने का काम किया था, अब देखिए हमें अंदर मैं आता हूं, मैं कुछ ग्राफिक्स ले लेता हूं, कुछ ग्राफिक्स ले लेता हूं, फिर आता हूं वापस डिबेट में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर क्या हुआ। संभल की ताजा अपडेट एक बार देते हैं आपको। संभल हिंसा में अब तक जो है 4 लोगों की मौत हो गई है। एसडीएम, सीओ और 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है, स्कूल को भी बंद किया गया है। इन सबके बीच बाहरी लोगों को बिना इजाजत अंदर आने की, यानी कि संभल के आने के लिए मनाही कर दी गई है। ये अब तक का अपडेट है, ये प्रशासन की तरफ से है। लेकिन बात वही निकल के आती है, किसी भी मुद्दे का हल कानूनी दायरे के रहते हुए हल किया जा सकता था। जरूरी नहीं है कि वहां किसी की जान को बनाए। रोहित, सवाल वही खड़ा है। कहना चाहूंगा, देखो किसी भी मुद्दे का हल कानूनी दायरे के साथ साथ ना हमें एक आपसी मतलब आपसी जो तालमेल है उसको बिठा के हमें रखना पड़ेगा। देखिए, कानूनी दायरा तो आपको बोलेगा कि कानून आज फ्री है, तो आप आज थोड़ी ना कर दोगे। आप जुम्मे के दिन थोड़ी ना कर दोगे भैया मेरे को चेकिंग करानी है, या शिवरात्रि के दिन मुझसे कह दोगे मुझे मंदिर चेक करना है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कानूनी दायरे के साथ साथ आपको आपसी तालमेल बिठाना पड़ेगा कि भैया मेरे पास आज आप अवेलेबल हो, आप कल आ जाओ, परसों। आपने 2 दिन पहले रिपोर्ट की थी, आप 2 दिन पहले रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। अगर उस रिपोर्ट में टाइम था, आपको लग रहा था मुझे दोबारा रीअसेसमेंट करना है, उस असेसमेंट के लिए आप टाइम लेते। ठीक है, आप 2 दिन बाद कर लेते या 2-4 दिन आगे पीछे कर लेते। यानी समय लिया जा सकता था, लेकिन समय से पहले चीजें की गई, इसलिए वो आपे से बाहर हो गई और हालात ये पैदा हो गए। रोहित, आता हूं, समय कम है मेरे पास, एक छोटा सा कमेंट मैंने आपका बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी के दिन के हिसाब से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगा कि शुक्रवार का दिन, सुप्रीम कोर्ट आस्था के हिसाब से भी चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े मुद्दों के फैसले आस्थाओं के आधार पे दिए हैं। विनय, मैं आपको बताऊं, करेक्ट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से हटके नहीं जाता। इतनी जानकारी जरूर है कि जिस मस्जिद में 15 से 20 लोग आते हो, वहाँ एकदम 1000 लोग आते हैं। जामा मस्जिद है, 15 से 20 लोग नहीं आते। करेक्ट करिए, सुबह के पहली नमाज होती है, पहली नमाज होती है, आपको शायद पता नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं उनकी संख्या ठीक है, मान लेते हैं एक मुद्दा सामने है, जाहिर सी बात है, भीड़ आई है, वो दिख भी रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जान गई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। आखिरी कमेंट आपका शहजाद। देखिए, मैंने ये बात कही है कि वहां जो मसला हुआ है, जैसे विनय भाई ना एकदम टारगेटली जैसे बात कर रहे हैं, एकदम टारगेट है इनका कि सिर्फ इसी दिशा में बात करनी है। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। मैं ये बात कह रहा हूं कि जब वहां अमन और अमान शांतिपूर्वक तरीके से पहली बार सर्वे हो गया 19 तारीख में, तो उसके बाद दोबारा बाहरी लोगों को वकील साहब वहां ले जाकर उन्होंने क्यों माहौल खराब किया, क्यों एकदम वहां टारगेट बनाया? कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि इस तरह का माहौल खराब हो, और प्रशासन ने भी उनका कहीं ना कहीं साथ दिया है। इसीलिए वो वहां पे जो कैजुअलिटी हुई है, 5 मौतें हुई है, ये दुखद घटना है। और एक बात और है, जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो भी तो हुए, वो भी तो हमारे भाई हैं। बात है। तो जो लोगों ने पत्थर चलाए, जो वीडियोग्राफी फुटेज में सामने आ रहे, उनको कार्रवाई तो सबके ऊपर बनती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आपका, शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि सत्ता है तो सब कुछ है, और सत्ता के लिए सब कुछ किया जाएगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे, क्योंकि सत्ता की जय जरूरी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो देश की आवाज यही है, देश की बात यही है, देश का मुद्दा यही है। कल एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए देश न्यूज। धन्यवाद।